हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके किताब का इकाई 4 मतलब यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पूरा खेल होता है डाटा का। डाटा मतलब आंकड़े। आंकड़े मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ संख्याएं जो किस पे डिपेंड करेंगी, किसी भी निश्चित कार्य पे, या कोई ऐसा हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हमने कक्षा में छात्र इकट्ठा कर लिए, वो छात्र जिनको हिंदी पसंद है, वो छात्र जिनको अंग्रेजी पसंद है, तो कितने कितने छात्र हैं, हम इस तरह से आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। यह तो हमने एक उदाहरण दिया था। इसी तरह आप देख सकते हैं किसको फुटबॉल पसंद है, किसको क्रिकेट पसंद है। इस तरह से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक जो कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो पहली बार में इकट्ठा किए जाते हैं। और द्वितीयक क्या है? जो पहले से उपलब्ध होते हैं, उनमें से हम छांटते हैं, वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं। तो अब हम आंकड़ों के बारे में जान चुके हैं। अब हम आंकड़ों का संकलन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। आंकड़ों का संकलन मतलब हुआ कि हम आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करते हैं। आंकड़े क्या करते हैं? हमें एक जानकारी प्राप्त कराते हैं। ठीक है, हम आंकड़ों को क्यों इकट्ठा करते हैं? किसी एक जानकारी को रखने के लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है, हम उनको आवश्यकता अनुसार बांट भी सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि एक उदाहरण के रूप में, आप सभी का एग्ज़ाम होता है, आप सभी लोग परीक्षा देते हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो हुआ, आपकी जो परीक्षा हुई वो 50 अंकों की हुई। अब हमें उनमें से पता करना है कि किसके अंक कितने आए। तो हम क्या करते हैं? एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं। उससे हम आसानी से बच्चों के नाम के आगे हम कितने अंक उनको दिए हैं वो लिख सकते हैं या उसको अंकित कर सकते हैं। अगर आप इसको क्रम में अंकित करेंगे तो आपको और भी आसानी पड़ेगी। जैसे हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, उसमें हमने क्रम संख्या, नाम और 50 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं वह लिख लिया। हम इसमें बच्चों का नाम लिख लेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण के रूप में लिया है कि पहला नाम आशीष, दूसरा नाम अमिता, तीसरा नाम मनीष और वगैरह वगैरह। हम इसी तरह सारे बच्चों के एक काल्पनिक नाम लेकर चल रहे हैं, और इनमें से जितने अंक प्राप्त किए हैं इन छात्रों ने, उनको हमने लिख लिया। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि आशीष के 50 में से 50 आए, अमिता के 50 में से 48 आए और मनीष के 50 में से 45 आए। इसी तरह सलमा के 38 आए, रहमान के 32 आए और नेहा के सबसे कम जो कि 26 आए। तो अब हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं ना बच्चों। इसी तरह से हम अगर आंकड़ों का संकलन करेंगे तो हमें जो भी जानकारी चाहिए हम आवश्यकता अनुसार इसमें से देखकर बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि आंकड़ों का अभिलेखन कैसे किया जाता है। आंकड़ों का अभिलेखन मतलब आप समझ लीजिए, जैसे हमने इसमें भी एक ऐसे ही उदाहरण लिया है। इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए कक्षा में हमको मिठाई बांटनी है। अब मिठाई अगर बांटी जाए तो मिठाई अगर छात्रों की पसंद के अनुसार बांटी जाएगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हमने देख लिया कि क्या क्या मिठाई सबको पसंद है। तो अक्सर बच्चों को पसंद आई बर्फ़ी, गुलाब जामुन, किसी को पेड़ा, किसी को जलेबी। तो हमने इसी तरह मिठाई का नाम लिख लिया और बच्चों का नाम लिख लिया। ठीक है, जैसे हमने इसमें भी एक काल्पनिक नाम लेकर चल रहे हैं, जैसे अमिता, अनुराधा, उमा, प्रीति, राधा, अमर। हमने इन सब का नाम लिख लिया और इनके आगे जो मिठाइयाँ इनको पसंद है वो लिख ली। आप इसी तरह से अपनी कक्षा में भी बना के कर सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे इस तरह बना लीजिए अपनी कक्षा में, और मैडम के साथ या जो भी आपको पढ़ाते हैं सर के साथ ये अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इससे क्लास में भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी
खेल खेल में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, तो चलिए हम उदाहरण की तरफ वापस आते हैं। हमने एक काल्पनिक नाम लिख लिए हैं, जैसे अमिता को बर्फ़ी पसंद है, प्रीति को भी बर्फ़ी पसंद है, उमा को भी बर्फ़ी पसंद है, और अमर को भी बर्फ़ी पसंद है। और देखते हैं, कविता को भी बर्फ़ी पसंद है, जावेद को भी बर्फ़ी पसंद है। अब देखते हैं भाई पेड़ा किसको पसंद है, तो पेड़ा अनुराधा को पसंद है और रमन को पसंद है। भाई मनोज को भी पेड़ा पसंद है। ठीक है, मनोज 2 बार हो गया है, शायद ये गलत है। तो राजू को भी पेड़ा पसंद है, तो मनोज को हटा देते हैं हम। हाँ, तो राजू को भी पेड़ा पसंद है। और किसको पेड़ा पसंद है, बस इतने लोगों को पसंद है। अब गुलाब जामुन पे आते हैं। गुलाब जामुन तो खैर हमें भी पसंद है। राधा को भी गुलाब जामुन पसंद है, अहमद को भी गुलाब जामुन पसंद है, भावना को भी गुलाब जामुन पसंद है, सलमा को भी गुलाब जामुन पसंद है, और राघव को भी गुलाब जामुन पसंद है, केशव को भी गुलाब जामुन पसंद है। इसी तरह से हमने क्या किया, जिसको जो भी मिठाई पसंद है हमने एक टेबल में बनाकर लिख ली। ठीक है, अब फरीदा और रेशमा को लगता है जलेबी पसंद है। अब हमने लिख ली। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर के पेन से लिखा है। अब इसमें आपको निकालना बहुत आसान होगा कि कितने बच्चों को बर्फ़ी पसंद है और कितने को गुलाब जामुन, कितने को जलेबी और कितने को पेड़ा पसंद है। आपने आसानी से निकाल लिया कि हमें बर्फ़ी 6 बच्चों को पसंद है और पेड़ा 4 बच्चों को, गुलाब जामुन 8 बच्चों को और जलेबी 2 बच्चों को। अब आप किसी भी बच्चे को भेज के मंगवा सकते हैं, आपको पता चल गया कि कितने बच्चों को क्या क्या पसंद है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं हम अंदाजे बताते कि यार इतना ले आओ उतना ले आओ, है ना। तो ये हमने क्या कर लिया, एक आंकड़ों का अभिलेखन हम इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप समझेंगे कि कैसे अभिलेखन करना है बच्चों, तो देखो एक तरीका और है जो कि और भी आसान है, इससे आसान है। जैसे हमने क्या किया, लकीर खींच ली। जैसे हम गिनती करते थे पहले कि 4 को कैसे करना है, तो हम 4 डंडा खींच लेते थे। 4 में 2 को जोड़ना है तो 2 डंडा और खींच लेते थे, तो वो कितना बन जाता था, 6 बन जाता था। तो वो ये भी जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ ये उसी तरीके का तरीका है। जैसे हमने ले लिया एक उदाहरण के तौर पे भोजन। भोजन किसको कौन सा पसंद है, कोई केवल रोटी खाता है, कोई केवल चावल खाता है, कोई रोटी और चावल दोनों ही खाता है, कोई पूड़ी खाता है और कोई पराठा खाता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, गिन लेंगे किसको क्या पसंद है। जैसे केवल रोटी हमारे यहाँ 12 बच्चों को पसंद है, तो हम 12 रेखाएं खींच लेंगे और लकीरों की संख्या में 12 लिख देंगे। इस तरीके के सवाल आपने कक्षा 5 में भी करे होंगे, मतलब अभी मैं इसमें आगे आपको समझाऊंगी। ठीक है, इस तरीके का सवाल मुझे याद है मैंने कक्षा 5 में भी पढ़ाया है। इस तरह हमने सारे बच्चों को क्या क्या पसंद है हमने इसको लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम एक एक करके गिनेंगे। इससे अच्छा एक तरीका है कि आप देखते ही समझ जाओ। तो हम लोग 5 जो लाइनें होंगी, लकीरें होंगी, उसमें 4 लाइन खींच के 5वीं लाइन से काट देंगे। इसको हम लोग कहते हैं टैली मार्क्स, और हिंदी में इसको कहा जाता है मिलान चिन्ह। ठीक है, अब इसको हम कैसे अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, अब देखिएगा आगे कितना आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इन टैली मार्क्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये जो भोजन रुचि वाला हमने जो टेबल बनाया था, अब इसको हम टैली मार्क्स से कैसे बनाएंगे कि आप इसको देखते ही समझ जाओ कि अच्छा ये 5-5 है, ये हमने इसका जोड़ा बना दिया। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब हमने लिख लिया यहाँ पे भी उसी तरह से भोजन टैली मार्क। अब हम टैली मार्क लिख रहे हैं, अब हम यहाँ पे लकीर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको संख्या को गिनने में देखिए कितनी आसानी रहेगी। हमने केवल रोटी में लिया था 12, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 लाइन खींच के एक लाइन तिरछी कर देंगे, 5 5 2,
तो 5 5 10 2 12। आप आसानी से इसको गिन सकते हैं। चावल 5 बच्चों को पसंद था, आपने 4 लाइन खींची, 5 में से काट दिया। रोटी देखिए आपको पता चल गया 4 जोड़े 5 के, मतलब 5 चौका 20 और 1 21। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे ही निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना। अब हम देखते हैं आंकड़ों को हम व्यवस्थित कैसे करते हैं। व्यवस्थित क्या करना है, आप सभी जानते हो कैसे आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। 2 तरीके से आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। एक हो जाता है हमारा आरोही क्रम और एक हो जाता है हमारा अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, हम इसमें बड़े से छोटा लिखते हैं, है ना। सभी ने आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा ही होगा। आरोही क्रम में हम छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाते हैं, बड़ी संख्याओं की तरफ, और अवरोही में हम बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ जाते हैं, है ना। तो हम इसमें देखते हैं हमने कैसे किया है। आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे होता है। अब आंकड़ों का वर्गीकरण में क्या है, जैसे हम अगर कक्षा को ले, एक कक्षा में कैसे हम लोग बच्चों को लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं छात्रों की संख्या, एक तरफ ले लेते हैं छात्राओं की संख्या, मतलब एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के। अब इसी तरह मान लीजिए हम किसी प्रदेश में देखते हैं तो वहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं, शहरी होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग होते हैं, और उनका योग हम इन 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कहाँ पे, किसी भी निवास स्थान को हमने ग्रामीण, शहरी और उसका योग ले लिया। ठीक है, तो ये तो एक हो गया गुणों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, गुणों के आधार पर वर्गीकरण हमने किया। और एक वर्गीकरण होता है हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल तो केवल वर्ग अंतराल पर ही नहीं होता है, 2 तरीक़ों से हम लोग करते हैं। एक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और एक वर्ग अंतराल पर वर्गीकरण करते हैं, जो कि ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब आपकी इसी पुस्तक में एक अभ्यास भी कर लेते हैं, अभ्यास 4A। इसमें पहला सवाल है हमारा कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या दी हुई है। ठीक है, अब हमें इन आंकड़ों को किस में करना है, आरोही क्रम में करना है। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, अब इनमें संख्या क्या है, 6 8 3 2 4 5 9 7 3 6। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग जानते हो छोटे से बड़ा मतलब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2 है। कौन सी है, 2 है। 2 3 3, है ना। इसी तरह तो होगा 2 3 3, क्योंकि जितनी भी बार भले संख्या एक ही संख्या 3 बार आई हो, लेकिन आपको उसको 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें सवाल में क्या दिया है, आरोही क्रम में आंकड़ों की संख्या को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 2 3 3 4 5, है ना। फिर क्या आएगा, 6 6 7 8 और 9। अगर आपको लगता है कहीं गलत हुआ है तो आप ऊपर और नीचे की संख्या दोनों को एक बार गिनती कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो भी सवाल किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। अब फिर वही है कि हमें इनको आरोही क्रम में रखना है। आप आरोही क्रम समझ चुके हैं, छोटे से बड़ा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें सारी संख्याओं को पहले नोट कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसे आरोही क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम में सबसे पहले जो संख्या आएगी वो आएगी 2 4 6 8 9 12 22 23 24 25 32 37 42 44, है ना। बीच में हम 23 भूल गए थे तो वो मैंने बाद में लिख दिया है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसी तरह हमारा तीसरा सवाल क्या है
कि किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत ये है। हमें इसको अवरोही क्रम में, ध्यान दीजिएगा, इसे हमें आरोही नहीं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही मतलब अब क्या होता है, बड़े से छोटा। अवरोही मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ी जो संख्या हमें दिखाई दे रही है वो है 73, है ना, नहीं 75 है, सॉरी। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है, प्रतिशत है बच्चे को प्राप्त हुआ है, वो है 75, फिर 73, 74, 73, 62, 61, 57, 55, 42 और 33। ये बहुत ही आसान से सवाल हैं, जिनको अवरोही आरोही क्रम समझ में आ गया वो ये सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल इस सवाल को समझना है। जो भी मैंने आगे पढ़ाया है, समझाया है आपको, उसी तरह से इसको आपको समझना है कि इस सवाल में क्या लिखा है। ठीक है, जैसे सवाल लिखा है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनार्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। अब इसमें जो संख्याएं दी हैं, पहले आपको इसमें क्या करना है, अवरोही क्रम में इनको लिखना है। क्या करना है, अवरोही क्रम में इनको हमें लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के बाद ही हम इसमें निकाल पाएंगे कि कितने मतलब कितने जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने 10 दिनों से कम काम किया है। ठीक है, एक बार मैं सवाल को लिख दे रही हूँ, जैसे कि जिनके पास किताबें नहीं हैं वो भी आराम से इन सवालों को देख सकें, समझ सकें। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया है सवाल की संख्या प्रति व्यक्तियों, जब प्रति व्यक्ति दी है मतलब कि कितने, एक व्यक्ति ने कितने दिनों तक काम किया है। ये सवाल बहुत ही आसान है। आप इन सवालों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, आप उतना ही आसानी से इनको हल कर पाएंगे। आप अपनी किताब उठाइए, ये सारे ही सवाल मैंने उन्हीं किताबों से लिए हैं, आप ही की किताब से मैंने लिया है, मैं कहीं अलग से नहीं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए बच्चों, आप सारे सवाल यहाँ से हल करिए। जो नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी चेंज चाहिए कि मैडम आप ऐसे पढ़ाइए, मैम आप ऐसे पढ़ाइए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगी, और जो भी मुझे सही लगेगा मैं आप लोग को समझाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, अब आपको अगर समझ में आता है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके लिए हर तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और तैयार कर भी रही हूँ। आपको जो भी पसंद आ रहा है उसे प्लीज़ कमेंट में बताइए बच्चों। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने कितने दिन तक काम किया है। 20 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया है। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में हमने अब लिखना शुरू किया है। उत्तर हम अब हल करते हैं इसका। सबसे कम जो हमको दिख रहा है वो 3 है, लेकिन सबसे हमें क्या करना है, अवरोही में करना है, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे छोटा, है ना। सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो तो 25 है ना बच्चों। इस सवाल को समझिए, इसमें यही है कि हमें अवरोही क्रम में पहले उसको लिखना है, उसके बाद कितने लोगों ने 10 दिनों से कम काम किया है उसको करना है। तो मैं इसमें आपको दो तरीके समझाती हूँ। जैसे मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी लिखा है उसको मैं उतार ले रही हूँ, उसके बाद आप संख्याओं का वर्गीकृत कर लीजिए। आप देख के समझ जाएंगे 10 दिन से कम काम किसने किया है।
जैसे मैंने उतार लिया 11, 12, 19, 16, 17, 24, 21, 8, 7, 3। ठीक है, 15 मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ जो कि बाद में मैं लिख दूँगी। तो अब हम देख लेते हैं 11 दिन कितने लोगों ने काम किया है, तो 2 लोगों ने काम किया है। 12 दिन कितने लोगों ने काम किया है, 3 लोगों ने काम किया है। 9 दिन कितने लोगों ने किया है, 2 लोगों ने किया है। 8 दिन कितने लोगों ने किया है, 3 लोगों ने किया है। फिर 21 दिन कितने लोगों ने किया है, 1 लोगों ने किया है। फिर 25 दिन कितने लोगों ने किया है, 1 ने किया है। 24 दिन 1 लोगों ने किया है। 17 दिन 1 लोगों ने किया है। 16 दिन भी 1 लोगों ने किया है। 19 दिन भी 1 लोगों ने किया है। 7 दिन भी 1 लोगों ने किया है और 3 दिन भी 1 लोगों ने किया है। अब हम क्या करेंगे, अभी कुछ संख्याएं कम पड़ रही हैं, हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। यही होता है गणित में, आप जितना ध्यान से करेंगे उतना ही आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि हमने कहाँ गड़बड़ की है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें धीरे धीरे समझते हैं कि हम कितनी संख्याओं को कितनी बार टिक किए हैं, सही किया है कि नहीं किया है, सब हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें हमने पहले बात तो 15 नहीं लिखा है, जो कि मुझे अभी बाद में ध्यान आएगा। वीडियो एडिट करते समय मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे क्या किया है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। जब मैं इस सवाल को हल करते समय रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही थी, नहीं देख पाई थी मैं, थोड़ा लेट में समझ में आया था मुझे। तो देखते हैं कि कौन सी संख्या से सब जगह मैंने टिक लगा लिया है। अब फिर से मैं चेक करूँगी एक बार कि मैंने कहाँ पे टिक नहीं लगाया है। उसके बाद हम आसानी से बता पाएंगे कि 10 दिन से कम जितने टिक मिलेंगे, जैसे 10 से छोटी संख्या 7 है, 3 है, 8 है, 9 है, तो कौन कौन सा, ऐसे मुझे अभी देखिए मिला कि 12 3 बार है और 12 मैंने यहाँ पे 2 ही बार लगाया था। 16 भी मैंने 1 ही बार लगाया था, तो 16 को भी मैंने सही करके 2 बार लगाया। ठीक है, तो इसके जैसे आप इस तरह करने से आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि हम कितने दिन बच्चों की कितने दिन व्यक्तियों ने काम किया है ना। अब बचा हमारा 15 तो आप 15 को लिख के उसके भी सामने एक बार टिक लगा दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम इस सवाल क्या है कि 10 दिनों से कम कितने लोगों ने किया है, तो 7, 3, 8 और 9 के आगे जितने भी टिक लगे आप उनको जोड़ लीजिए। जैसे आ गया 7 में 1, 2, 9 में 3, 4, 8 में 5, 6, 7। ठीक है, तो अवरोही क्रम में जो भी लिखा है आप पहले अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, है ना। तो बड़े से छोटा क्या क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा 25, फिर 24, फिर आएगा हमारा 21, फिर 19, 17, 16, है ना। इस तरह हम सारे को ही लिख लेंगे। सारे हम सवालों को हल करने के बाद फिर इसमें 10 दिनों से कम काम किए हुए व्यक्तियों की संख्या को गिन के लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। जहाँ तक इसका उत्तर 7 ही है जो मुझे पता है। मुझे पता क्या है, आप इसमें सामने काउंट कर सकते हैं, 7, 3, 8 और 9 के आगे काउंट कर लीजिए कितने टिक्स लगे हैं, बस उतना ही उत्तर आ जाएगा। 7 के आगे 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत ही आसान सवाल है ये।